हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, इसीलिए ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया है। ये बातें बताई जा रही कि यस, ऐसे 5 बैंक से दोस्तों, यस कितने 5 बैंक ऐसे जो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी आए नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अभी के कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉकडाउन की स्थिति और बढ़ जाती है, मोरेटोरियम और बढ़ जाता है, डिफ़ॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, एनपीए बढ़ जाते हैं, तो ऐसे 5 बैंक यहाँ पे आरबीआई ने निकाले हैं कि जो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है उसके मुताबिक 5 बैंक ऐसे हैं जो कि अगर ये सारी सिचुएशन एक्सट्रीमली ख़राब हो जाती है तो शायद से आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को इनमें देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे एंड सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे बातें किससे है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं एक लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगले हफ्ते हम लोगों को क्या क्या ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, ऐसी 7 न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल ही है जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही फ्री ऑफ कंटेंट के वीडियो सीखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। एंड ये कोई प्रॉब्लम इस वक्त की जो ऐसी है वो कोई अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, हर की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, सबकी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड इसी के चलते यहाँ पे हम लोगों को जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल सकता है। आगे ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, जैसे कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे बैंक स्टॉक्स अंडर प्रेशर आफ्टर आरबीआई वॉर्न ऑफ अ सिस्टम वाइड रेज इन अ बैड लोन्स। यस दोस्तों, आरबीआई ने यहाँ पे कुछ बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते रहते हैं, उनके मीटिंग्स भी होते हैं, उसके आउटकम भी आते हैं। तो उन्होंने बीच में बताया था कि यहाँ पे शायद से बैंकिंग के लिए आगे जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ऐसे डायरेक्टली तो उन्होंने बातें कुछ भी नहीं की है, बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ उन्होंने ऐसे संकेत दिए जिसके बदौलत बाजार यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाए, सब कुछ एग्जिस्ट करके चले जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में हो तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। सो इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को बोलते हैं ना, मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आएंगे तो कम्प्लीटली दूर ही भाग जाते हैं, एग्जैक्टली उसी लेवल का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है, उससे आप लोगों का ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपका प्रेडिक्शन सही जाएगा नहीं, ये कोई भी नहीं बता सकता है। सो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं यहाँ पे कि इस सिचुएशन को हम लोग कैसे टैकल करें। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि आप सभी लोग पता है इस मंथ में अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है एंड ये लास्ट मंथ है, आप सभी लोग पता है। एंड यहाँ पे फिलहाल रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ मोरेटोरियम एक्सटेंड मत कर लेना। बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ, जो एनालिसिस है उन्होंने भी कहा कि मोरेटोरियम बीइंग मिसयूज्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत इस्तेमाल भी इसका कर रहे हैं। मोरेटोरियम एग्जैक्टली किन के लिए है कि उनकी एक्चुअल में सिचुएशन ख़राब है, उनके पास पैसा नहीं है कि जो आगे जाके उनका ईएमआई दे, इसलिए वो एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसयूज़ भी हो सकती है एंड इसका जो परिणाम रहेगा वो किसके ऊपर आएगा, अल्टीमेटली बैंक्स के ऊपर आ जाएगा, एनबीएफसी के ऊपर आ जाएगा, जो भी लेंडिंग का काम करती है, बिजनेस करती है, उनके ऊपर आ जाएगा। सो इस मंथ में भी हम लोगों को देखना है कि क्या मोरेटोरियम यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसबीआई ने भी रिक्वेस्ट किया था कि अभी मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, जितना था उतना ठीक है। पहले इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तभी ये परसेंटेज बहुत ही ड्रेस्टिकली नीचे आ चुके हैं। सो ज़्यादातर करके लोग मोरेटोरियम को अवेल नहीं कर रहे, जिस टाइप का वो पेमेंट हो सके यहाँ पे फिलहाल तो हो रहा है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखनी, क्या यहाँ पे मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा। अगर वो हो जाता है सो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे वापस अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अभी के मोरेटोरियम के पीरियड के अनुसार ही बताया जा रहा है कि जो आउटकम आएगा हम लोग को 31 मार्च 21 तक क्लियर हो जाएंगे कि बैंक की स्थिति एग्जैक्टली क्या है। अगर ये मोरेटोरियम अगर एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दिया, मतलब और 3 से 4 महीने बढ़ गया, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल पिक्चर सामने आने के लिए और कितना समय लग सकता है। एंड बाजार को अनसर्टेनिटी बोलते हैं ना, डाउट, क्लियरिटी नहीं रहना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इसीलिए बाजार हमेशा वहाँ पे आपको करेक्शन दिखा सकते हैं। सो इस जो मंथ में हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग को एमपीसी की जो मीटिंग भी होने वाली है उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल सकते हैं।
थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, बैंक लोन देती है, अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया तो इमीडिएटली एनपीए नहीं लिखा जाता है, 90 दिन तक उसने अगर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया तो उसको एनपीए बोला जाता है। बट ये 90 दिन का भी पीरियड आप सभी लोगों को पता है अभी वो 180 कर दिया है। इसका अर्थ आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये कितना लंबा प्रोसीजर चलेगा, तो क्लियर नहीं हो सकेगा। मतलब किसी ने अगर 90 डेज़ के बाद भी पैसा नहीं दिया अभी भी, स्टिल बैंक यहाँ पे उसको एनपीएस वापस, मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आगे जाके कि एनपीएस आप लोगों को घटते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका पीरियड ही 180 डेज़ कर दिया है। लगभग 6 महीने के आसपास ये पीरियड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब किसी ने अगर पहले 3 महीने में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो एनपीए क्रिएट हो जाता था, अभी 4 महीने 5 महीने भी अगर किसी ने पैसा नहीं दिया फिर भी बैंक के एनपीएस में आप लोगों को बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 6th मंथ में हम लोग को 180 रफली में बात करो, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए अगर ये मोरेटोरियम और बढ़ा तो ये दिक्कतें भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एनपीए भी फिलहाल 180 डेज़ पे ही हम लोगों को यहाँ पे क्लासिफाइड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बैंक्स के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। बैंक्स मतलब एनबीएफसी भी उसमें आ ही जाती है। उसी के साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बैंक टोल्ड नॉट टू पे डिविडेंड, एंड यहाँ पे जो कैपिटल है उनका उसको संभाल के रखना है। ये किसने कहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड इसलिए आप देख सकते हैं किसी भी बैंक ने यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं किया है। डिविडेंड कब पे करते हैं? प्रॉफिट होता है एंड उसका एक्सेस कुछ पार्ट होता है, थोड़ा सा वो शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट इस वक्त सीधा आरबीआई ने कह दिया कि आपको अपना कैपिटल बचाना है, ये जो अमाउंट है डिविडेंड यहाँ पे फिलहाल नहीं देना है, क्योंकि आगे जाके शायद से क्या पता स्थिति अगर बहुत गंभीर हो गई, अभी भी स्थिति हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल में, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बट और अगर स्थिति ख़राब हो जाती है, क्योंकि ग्राफ हमारा अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, एंड अगर ये डे बाय डे बढ़ेगा तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारी चीज़ हाथ में नहीं है, तो शायद से सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल बचा के चलना है, एंड अगर कैपिटल का अगर कुछ हो गया तो बैंक गई काम से। तो ये सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी आरबीआई ने सभी बैंकों को यहाँ पे बता दिया है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये आइडिया आया कहाँ से, तो 2007-8 आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरे स्टॉक मार्केट में हम लोग को हाहाकार मचते हुए देखने को मिला था। एक बैंक डूब गई थी फॉरेन में, आप सभी लोगों को पता है, लेमन ब्रदर्स, एंड उसके बदौलत क्या हुआ था वो सभी लोगों को पता है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखने को मिला था। मार्केट क्रैश हुआ था पर कोई भी बैंक हमारी डूबी नहीं थी। सो उसका श्रेय आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट एक व्यक्ति को ज़रूर जाता है, और व्यक्ति है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस दोस्तों, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा। वापस बहुत सारे लोग सीधा पॉलिटिक्स में खींचना शुरू कर देते। देखिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे इतना ये पर्सनैलिटी एज अ पर्सन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, बट इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूँ 2008 में, आप सभी लोगों को पता है तब ये इकोनॉमिस्ट थे, इनके जैसा इकोनॉमिस्ट इंडिया को शायद से कभी मिल ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। एंड 2008 में इंडिया के बैंक्स क्यों बचे, तो उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा 2008 में जिस टाइप का उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिए, उसकी जो सराहना थी, इंडियन लेवल पे भी हुआ था बट इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों के इन्होंने जो डिसीजन लिए थे वो आउटस्टैंडिंग लिए थे। तो इसीलिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे बहुत पसंद है। पॉलिटिकली अगर हम लोग बात करें, बहुत कुछ हो सकते हैं, चर्चाएं कंट्रोवर्सीज हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर, वो बात हम लोग छोड़ देते हैं, बट जो उन्होंने डिसीजन लिए थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। एंड इसीलिए इंडिया 2008 में बहुत ही अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे बचा हुआ था। और दोस्तों उसी का नतीजा बाद में क्या हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 2009 में जो जनरल इलेक्शंस थे, वहाँ पे सब लोग चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो डिसीजन थे उसके बदौलत मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो वापस उन्हीं की सरकार बने, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे, एंड वही इलेक्शन में वापस वो पार्टी जीत के आई। एंड हम लोगों को जो स्टॉक मार्केट था, यहाँ पे हम लोगों को डबल अपर सर्किट में यहाँ पे एक ही दिन में लगते हुए देखने को मिला। यस, निफ्टी में अपर सर्किट लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बाजार को बचाया था। तो वापस आप देख सकते हैं 2009 की न्यूज़ है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोस भी देख सकते हो, न्यूज़ चैनल के वीडियोस भी मिलेंगे कि बाजार में अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था। 2 बार यहाँ पे लग चुके थे एक ही दिन में, जो कि सेंसेक्स के हिस्ट्री में हम लोग को फर्स्ट बार ऐसा देखने को यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला था। मतलब इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो डिसीजन लिया था, इसके बदौलत ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड सेम सिचुएशन जो 2007-8 में क्रिएट हुई थी, वही इस वक्त भी शायद से क्रिएट हो सकती है। वहाँ की सिचुएशन डायरेक्टली फाइनेंशियल ही क्राइसिस था वो, इस वक्त की सिचुएशन कोई फाइनेंशियल नहीं है, एक्चुअली ये हेल्थ सिचुएशन है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं पेंडेमिक है, बट उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिचुएशन को ही क्रिएट करने के लिए हो जाएगा जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तब। एंड इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने, जो आप सभी लोग को पता है,
स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है कि कितना यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, एक बैंक कितना स्ट्रेस को झेल सकती है। सो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट किया गया था एंड उसका जो रिजल्ट आया था, 5 बैंक्स में फेल टू मीट द मिनिमम कैपिटल लेवल बाय मार्च 21। एंड ये अगर हम लोग बात करें इन अ वेरी सर्व स्ट्रेस सिनेरियो, मतलब यहाँ पे मैं मिसलीड नहीं करना चाहूँगा, ध्यान से पढ़ लेना, कुछ बातें उन्होंने बताई है कि 5 बैंक, यहाँ पे उन्होंने कहा है सीधा सीधा 5 बैंक ये फेल कर सकती है कि इसका मिनिमम कैपिटल लेवल का जो रिक्वायरमेंट है उसको रखने के लिए मार्च 21 तक। बट ये कब हो सकता है, एक्सट्रीमली आप सिचुएशन यहाँ पे पकड़ सकते हो स्ट्रेस सिनेरियो को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो। बट हम लोग ज़रूर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आरबीआई ही अगर ये डिसीजन बोलता है, आप देख सकते हो ये मेरा कोई खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये आरबीआई ने ही स्टेटमेंट बोला था। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही कॉशियस रहना है। ऑब्वियसली आप लोग पूछोगे कि 5 बैंक के नाम कौन से, अगर ये नाम सामने आ गए तो अफवाहें आग की तरह फैल जाती है, लोग अननेसेसरीली कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी नाम सामने नहीं आते, तो ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। बट एक बात मैं कह सकता हूँ, पीएसयू बैंक है ना, उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी, भाई सरकार तो अपना ही है, कितना भी डैमेज होना है होने दो, पैसा तो सरकार देती ही रहेगी, तो टेंशन की बात नहीं है। सो अगर ये हो जाए तो शायद से प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में ये शायद हो सकता है। वापस कह रहा हूँ, ये कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है एंड इसको घुमा फिरा के मत बता देना कि चलो बैंक डूबने वाले, ऐसा कभी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है ये कि 5 बैंक शायद से लिखा है, मैं लिखा है, क्या पता उन्होंने अगर फंड रेजिंग अच्छे से किया, कैपिटल रेज अच्छे से किया तो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा जुटाने के लिए लगी पड़ी है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं स्टॉक्स मार्केट की बात करता हूँ कि एक ही सिनेरियो होता है कि अगर हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो टॉप का होना चाहिए। ये इसका रीज़न है कि मैं बार बार आप लोगों को क्यों वो बैंक्स बताते रहता हूँ, इसके पीछे की वजह वही है। एंड इसीलिए जो हमारे पोर्टफोलियो में जो बैंक्स है, अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक अगर आपके पास रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, आराम से ये पैसा निकाल सकते हैं। अभी इंडिया की रैंक 1 बैंक है एज एन इन प्राइवेट सेक्टर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसी के साथ साथ हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ये बड़े बैंक से, बहुत ही टॉप 10 में आने वाले बैंक से, तो इनको कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोगों ने देख लेना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे ये बैंक वो बैंक, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को वो अधिकारी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन से 5 बैंक यहाँ पे वो स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस यहाँ पे नहीं झेल पाएंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बट जितने भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है ना, उसमें कोई भी वो बैंक यूजुअली नहीं रहेगी, शायद से कोई बाहर की भी रह सकती है, ऐसे आउटसाइड भी रह सकती है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि यूजुअली जो लिस्टेड बैंक्स जो हम लोगों को स्टॉक्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यूजुअली हम लोग को देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली जो आउटसाइड के रहते हैं वो। बट इस न्यूज़ को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि मैदान छोड़ के भागना है, ये तो चलता रहेगा। बहुत सारे लोग, मैंने इससे पहले भी कहा था कि मार्केट 7,000 आएगा, 6,500 आएगा, 6,000 आएगा, हम लोगों को इसमें डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। थोड़ी ना हम लोग भविष्यवाणी करेंगे, बट हम लोगों ने क्या करना है, जितना हो सके बाय ऑन डिप्स करना है, अच्छे शेयर्स, क्वालिटी शेयर्स खरीदने हैं। तो मार्केट जब रिकवर करेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमेशा टॉप स्टॉक्स में रहना है, तो वहाँ पे अगर मार्केट गिर भी जाता है तो उनमें होने वाली रिकवरी वो अच्छा खासा हो सकती है। एंड अगर मैं बात करूँ आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों बैंक यूजुअली मैं बात करता हूँ, ये तीनों बैंक 2008 में भी सर्वाइव कर चुकी है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी ये सर्वाइव कर जाएगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा कि पीएसयू बैंक्स, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारा पैसा पीएसयू बैंक को कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग एफडीज क्यों करते पीएसयू में, वो डूब ही नहीं सकते क्योंकि सरकार का बैकिंग है उसको। कभी आपने सुना है पीएसयू बैंक डूबा है? कभी भी नहीं। अगर सुना तो 1-2 दिन के लिए रहेगा, बाद में वापस वो ओपन हो जाएगी, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी डालना सरकार का वही काम है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक भी सरकार डूबने नहीं देती, येस बैंक को भी डूबने नहीं दिया क्योंकि इमेज खराब हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि एक टास्क ज़रूर कर लेना, 2009 का वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख लेना या फिर आर्टिकल पढ़ लेना कि कैसे जो डिसीजन लिया था फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, इकोनॉमिस्ट के ओर से, कैसे ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे इंडिया को तभी बचाया गया था। सो सेम सिचुएशन अभी भी हम लोगों को फेस करनी है, तो देख लेते हैं कि किस टाइप का सिचुएशन अभी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वापस कह रहा हूँ, प्लीज़ कोई पॉलिटिकल कमेंट मत कर लेना। बहुत सारे लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग स्टॉक मार्केट में हो तो फिर आप में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रहेगा। सो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ सकता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।